एनालिसिस ऑफ एटवुड मशीन विद फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। तो इस तरह की एटवुड मशीन थी, अब तक अपनी स्ट्रिंग हमेशा अपने बिना फ्रिक्शन की मानी थी। तो ये पुली कभी भी नहीं घूमी थी, जस्ट स्ट्रिंग इस पे से मूव करती हुई चली जाती थी, पुली रोटेट नहीं थी। अब आपका फ्रिक्शन है, और अभी जब ये इस तरह की कंडीशन रहेगी, ठीक है ना, कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग, ठीक है, तब तक आप समझिए ध्यान से इसको, जब तक इस कंडीशन रहेगी तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्लिप नहीं करेगी। मतलब स्ट्रिंग और जस्ट पुली के नीचे वाला पॉइंट हमेशा साथ में चलेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या कंडीशन बन के निकल आएगी, देखो आप, मतलब क्या है कि ये आपकी स्ट्रिंग अगर है, और मान लो आपने इसका एक्सलरेशन नीचे मान लिया ए है, ठीक है, और यहाँ पर पुली का आपने अल्फा मान लिया। तो जो कंडीशन है फिर नो स्लिपिंग क्या बोलेगी, पुली के इस वाले पॉइंट का नीचे एक्सलरेशन कितना आएगा, रेडियस पुली की आर मान ली, अल्फा इंटू आर, और ब्लॉक अगर नीचे ए से जा रहा है तो इस पॉइंट का भी कितना आएगा, ए आएगा। तो इस वजह से ये दोनों जो है P1 और P2 पॉइंट, एक पुली का पॉइंट एक स्ट्रिंग का पॉइंट, हमेशा साथ चल रहे हैं। तो मैं इसलिए क्या बोल दूंगा, एक्सलेरेशन ऑफ P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल टू ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर बोल दूंगा मैं। ये रिलेशन वैलिड हो जाएगा इस कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग की वजह से, बार बार आ जाएगा, ठीक है ना। जब तक नहीं बोला जाएगा तो मेंस में तो आप मान ही लोगे, और अगर कुछ अलग कराना होगा तो क्लियरली मेंशन कर देगा, ठीक है। नहीं तो नो स्लिपिंग कंडीशन टाइटली रैप्ड नहीं भी लिखा होगा तो आप मान के चलेंगे इसमें, और क्या करेंगे, ठीक है। तो अच्छे एग्जाम में जरूर आपको हिंट दे देगा कि स्ट्रिंग इज टाइटली रैप्ड, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्रिवेंट स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड द पुली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे हैंडल करेंगे, वही है प्योर। एक तो आपको ट्रांसलेटरी मोशन की तो पता है, आप ले लो, आप सिस्टम ले लो, निकाल लेते हैं आंसर एक्सलेरेशन का, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी एक एक्स्ट्रा इक्वेशंस आ रही है टॉर्क वाली, जैसे आपने M1 लिया M2 लिया, तो इसका एक्सलरेशन आपने ये मान लिया, पता है आपको साथ में चलेंगे, वो ऑलरेडी कंस्ट्रेंट से कंफर्म कर चुके हैं हम कि दोनों साथ चलेंगे, एक्सलरेशन सेम होंगे। अब यहाँ पर ये अल्फा घूमेगी, और ये जो सिस्टम लोगे आप स्ट्रिंग प्लस इसका, तो इस पे दोनों एक तरफ टी और T1 T2 आ जाएंगे बेटा, इस तरह से अब टेंशन भी अलग हो जाएगी, फ्रिक्शन लग गया ना। समझ रहे हैं, अब स्ट्रिंग का कोई एलिमेंट लेंगे तो इधर टी इधर टी, अब फ्रिक्शन भी तो लग गया, तो अब ये दोनों टी का बराबर होना जरूरी नहीं है T1 T2 का, ठीक है ना। पहले तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेरेशन, मास तो जीरो कर देते, अब T1 इक्वल्स टू T2 प्लस एफ होगा किसी भी पॉइंट। तो T1 और T2 बराबर नहीं होंगे, अलग अलग टेंशन माननी पड़ेगी आपको, इधर T2 इधर T1, एक ये बात समझिए, काफी चेंजेस आ गए हैं फ्रिक्शन होते, एक तो टेंशन का बराबर होना बंद हो गया, मैंने पहले भी कहा था T1 विल नॉट बी इक्वल टू T2, ठीक है। और आपका जो नो स्लिपिंग की कंडीशन है उसकी वजह से रिलेशन आ गया है ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो काफी सिंपल सिचुएशन बन जाएगी, अब कुछ नहीं है आपको, अगर ये दो बातें समझ रहे हैं आप, नो स्लिपिंग का मीनिंग, और आप ये समझ रहे हैं कि टेंशन अलग अलग हो जाएगी फ्रिक्शन आने की वजह से, तो बस अब कुछ नहीं बचा, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे, M1 को सिस्टम ले लो, देखो M1 पे क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रही है M1 पे, T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, एक रिलेशन। तो अब टॉर्क की इक्वेशन एक्स्ट्रा आ जाएगी आपके पास, जो आप F इक्वल्स टू MA से रखते हैं। M2 को सिस्टम ले लो, M2 को नीचे जाता हुआ मान रहे हैं आप, M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2 इंटू ए सेकेंड इक्वेशन। अभी भी तो इसमें तो आपके तीन वेरिएबल हैं, अभी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, एक और इक्वेशन लिखो। अब टॉर्क से लिख दो एक इक्वेशन, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, पुली के लिए, पुली का आपको दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई पी कह देता हूँ बस, या आई कह दो, आई पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कह दो, ठीक है। ये आई दे रखा है बेटा, यहाँ पे पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, कैपिटल है। तो आप यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, तो देखो पुली को सिस्टम लिया, इधर क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, इधर T1 है, इधर आपने अल्फा माना, उधर ही मानोगे जिधर इसका एक्सीलरेशन माना है, ठीक है। तो T2R माइनस T1R इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, ये तीसरा इक्वेशन आ गया, बट अल्फा और आ गया एक्स्ट्रा इसमें। तो आप क्या लिखोगे, अब एक उससे लिख दोगे कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग्स, ठीक है। किससे लिख दोगे, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग लगा के आप लिख दोगे इस कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग से, क्या बोल दोगे, वही नहीं स्लिप कर रही, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, फ्रिक्शन ने स्लिप होने नहीं दिया, तो एक वस्तु अल्फा इंटू, ठीक है। तो आपका ये 1 2 3 4 इस तरह से चार इक्वेशंस आ गई हैं। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें तो आप बताइए मुझे।
सॉल्विंग 1 2 3 4, सॉल्विंग 1 2 3 4, आप क्या बोल सकते हैं? इनको सॉल्व करेंगे तो एक्सलरेशन कितना आ जाएगा, m2 - m1 × g। ठीक है, m2 - m1 × g, m1 + m2 + I/r² आ जाएगा। m2 - m1g अपॉन, वैसे की वैसे याद रख सकते हैं, ये तो आपको याद ही था, देख लो अगर मास लेस होती है आई जीरो कर दोगे तो फिर एक्सलरेशन वही आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें अगर मास लेस हो जाएगी तो फ्रिक्शन होते हुए भी T1 = T2 आ जाएगा इस इक्वेशन से। ये बात है, इसमें अगर आप मास लेस कर देंगे, पुली अगर मास लेस हो जाएगी तो फ्रिक्शन होते होते भी आपका क्या आ जाएगा, T1 = T2 आ जाएगा, तो फिर सारी सिचुएशन वही बन जाएगी। तो आई जीरो करने पर आपका एक्सलरेशन वही निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, आई अगर जीरो कर देंगे तो फिर आपका एक्सलरेशन वही निकल के आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क की इक्वेशन से T1 = T2 आ जाएगा। तो इसको याद भी रखेंगे बिल्कुल, m2 - m1g अपॉन m1 + m2 + I/r²। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही को करना है। ठीक है ना, इस तरह प्योर रोटेशन के क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रांसलेटरी मोशन बाकी ऑब्जेक्ट के रिलेट कर रहा हूँ, बट जिसको अभी रोटेट कर रहे हैं वो प्योर रोटेशन में। ठीक है ना, जो भी है फुली रोटेट कर रही थी तो प्योर रोटेशन में ही थी, बाकी इक्वेशंस ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं लगा सकते, तो अब साथ में इनको थोड़ा सा कंबाइन कर लिया है ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन को। ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो किसी का कोई